welcome to the class 11th of Aadhaar 24/7. So my dear student, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं एक पोम जिसका नाम है द वॉइस ऑफ रेन. तो जितने भी बच्चे यहाँ पर सेशन को वॉच करने के लिए आए हैं वो सारे कामों को छोड़ दें और फटाफट करके वन शॉट रिविजन के लिए तैयार हो जाए इस पोम का, जिसका नाम मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, द वॉइस ऑफ रेन. और सबसे मजेदार आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं यहाँ पर, तो आपका ये जो टॉपिक है द वॉइस ऑफ रेन, उसमें एक फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है और वो फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन. आप मेरे से पूछेंगे कि मैम ये पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, तो मैं आप सभी लोगों को ये बता सकती हूँ कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है. पर्सोनिफिकेशन इज नथिंग एल्स बट जब आपका कोई भी नॉन लिविंग टर्म या लिविंग थिंग की एक्टिविटी करता हुआ दिखाता है. तो अब आप सोचें कि रेन जो कि एक नॉन लिविंग टर्म है, वो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो चलती फिरती चीज आपको दिखाई दे रही हो. वो क्या कर रही है, वो आवाज दे रही है या फिर वो कॉन्वर्सेशन कर रही है. तो जो वॉइस है वो रेन की कभी नहीं हो सकती. रेन एक साउंड जरूर प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है पिटर पैटर, राइट, लेकिन रेन कभी भी वॉइस प्रोड्यूस नहीं कर सकती. सो क्योंकि यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग की साउंड प्रोड्यूस करी गई है, एंड दिस शोज कंप्लीटली दैट दिस इज पर्सोनिफिकेशन. So we can say that in the topic we have personification which is used. Now let's start with the poem of this. आपको बताती चलूं, this poem is written by Walt Whitman, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही आसान और साधारण शब्दों में इस पोम को लिखा, राइट. इन्होंने अपनी पोम में हमें क्या बताया है, इन्होंने अपनी पोम में हमें बताया है कि आपको जान करके ये हैरानी होगी कि इनकी बातचीत हुई किससे, वॉइस से. Now just think of this. Voice is produced by the human being. अगर कोई नॉन लिविंग थिंग उसे प्रोड्यूस करता है तो आप भी हैरान हो जाओगे. सोचो आपका पेन, दरवाजा, लाइट, किताबें आपसे बात करने लगे तो क्या हो. सिमिलरली ऑथर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं रेन से. वो क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो कहती है आई एम द वॉइस ऑफ रेन, आई एम द सॉन्ग ऑफ रेन, राइट. तो इस तरीके से उससे बातचीत जब शुरू होती है ऑथर की, तो ऑथर को वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से वो ओरिजिनेट होती है, वो कैसे ऊपर जाती है, फिर वापस वो कैसे नीचे आती है. तो इस तरीके से वो अपनी साइकिल को कंप्लीट करती है. सो अल्टीमेटली यू विल कम टू नो दैट हियर वी हैव just shown the complete process of the water cycle, राइट. तो बड़ी ही खूबसूरती से एक बहुत ही प्रॉपर स्ट्रक्चर में एक पोम के फॉर्म में जो ऑथर हैं, जो हमारे पोएट हैं, उन्होंने हमें बहुत प्यार से एक पोम का पूरा फॉर्मेशन दे दिया वाटर साइकिल का, राइट. नाउ अब उसके बाद वो अपने आप को कंपेयर करते हुए दिखाई दिए हैं कि किस तरह से वो कहते हैं कि जैसे कि रेन अपनी वाटर साइकिल को कंप्लीट करती है, वैसे ही पोएट अपने सॉन्ग को कंप्लीट करते हैं. रेन का जो ओरिजिनेशन होता है वो वाटर एरिया से होता है या लैंड एरिया से होता है, वैसे ही जो पोएट है उनके जो सॉन्ग का क्रिएशन है वो उनके दिल से शुरू होता है और फिर कैसे वो उनके सोल को छोड़ता हुआ गोल गोल घूमता हुआ वापस उनको एज रिवर्ट मिल जाता है. जैसे कि रेन वापस कहाँ पहुंच जाती है, ऊपर से बरस करके जमीन के अंदर या पानी के अंदर. सो उन्होंने अपने आप को कंपेयर किया है विद द रेन और कैसे वो एक दूसरे के इक्वल है, उन्होंने यहाँ पर ये बताने की कोशिश करी है. सो एज आई टोल्ड यू दिस पोम इज रियली वेरी ब्यूटीफुल और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा. और मैं जाते जाते आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगी रिलेटेड टू दिस पोम. सो क्या आप लोग तैयार हैं? यस. सो बी एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, जेस्टफुल एंड सोलफुल एंड लेट्स अगेन स्टार्ट दिस पोम ऑन अ वेरी ब्यूटीफुल नोट. एक एक स्लाइड के बाद मैं आपको कुछ पॉइंटर्स भी दे दूंगी जो आपके कीवर्ड्स हैं, जिससे रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है आपका तो आप उन कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो. सो नाउ लेट्स बिगिन एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस पोम. एंड हु आर्ट thou? तो and who art thou, art refers to are and thou refers to you, which I have given it to you. Who art you? That means who are you? Said I to the soft falling shower. And who's I in the poem? He is the poet Walt Whitman, है ना. And soft falling shower का मतलब क्या है? It is drizzling. हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है ना, बहुत तेज मूसलाधार बारिश नहीं हो रही. मूसलाधार बारिश को बोलते हो आप डाउनपॉर, राइट. सो ये कह रहे हैं और तुम कैसी हो,
और फिर पोएट हमें ये बता रहे ये मैंने पूछा, किससे? जो बूंदाबांदी वाली बारिश हो रही थी उससे, जो धीमी धीमी प्यार से गिर रही थी। अच्छी लगती है ना, बहुत तेज बारिश होती है तो नहीं अच्छी लगती, लेकिन धीमी धीमी बारिश जो होती है वो अच्छी लगती है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने फाउंटेन खोल दिया हो, बहुत अमेजिंग लगता है और ऐसी बारिश में नहाने का मन भी बहुत ज्यादा करता है, राइट। सो यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं रेन से कि तुम कैसी हो, तुम कौन हो, सॉरी तुम कौन हो, राइट। नाउ but strange to tell give me an answer as here translated। और मैं आपको सबसे राज की बात बताऊं, आपको बहुत अजीब लगेगा ये जान करके कि उसने मुझे रिप्लाई किया। yes, it's so strange that she gave an answer। और यहां पर उन्होंने उसके आंसर को ट्रांसलेट किया है। तो आप इससे क्या समझ में आ रहा है, कर तो वो पिटर पैटर ही रही होगी, लेकिन जो हमारे पोएट हैं, जो हमारे ऑथर हैं, उन्होंने इस वॉइस को ट्रांसलेट करके आपके सामने रखा है कि वो क्या बता रही है। कहती है आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, आई एम द सॉन्ग ऑफ द अर्थ, आई एम द वॉइस ऑफ द रेन। सो कह रही है कि मैं अर्थ की कविता हूं। ये आई कौन है इस लाइन में? रेन, राइट। और वो कह रही है कि मैं गाना हूं इसका, मैं कविता हूं इसकी, मैं कहानी सुना रही हूं तुम्हें अर्थ की। Said the voice of the rain। और ये जवाब किसने दिया है? ये वॉइस ऑफ रेन ने दिया है, राइट। सो माइट बी आपको एग्जाम में पैराग्राफ दे दिए जाएंगे, उसमें आपसे पूछा जाएगा हु सेड टू हुम का आंसर बताइए। नाउ eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea। eternal मतलब हमेशा हमेशा हमेशा, this process is never ending, ये हमेशा होता रहता है, never ending, राइट। और इम्पैल्पेबल का मतलब होता है जो चीज आपको विजिबल ना हो, दिखाई ना दे रही हो, जिसको आप डिस्क्राइब ना कर सकते हो, आपको अनक्लियर है, किस फॉर्म में जा रही है वो नहीं पता। सो कह रहा है एटर्नल आई राइज। तो पोम कहती है जो रेन है, रेन की पोम अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है, तो क्या कह रही है कि मैं ना किसी को दिखती नहीं हूं, किस फॉर्म में जाती हूँ नहीं पता, इम्पैल्पेबल जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते आप, राइट। हमेशा हमेशा मेरा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है कि आई एम just rising impalpable out of the land and the bottomless sea। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पोएट ने एग्जैजरेशन किया है, सी कभी बॉटमलेस होता है, लेकिन जो बहुत 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 गहरा सी है उसको हम ये बोल सकते हैं कि वहां पर बॉटम नहीं है, क्योंकि कोई नीचे तक उसके पहुंचा नहीं, राइट। जैसे बर्मुडा ट्रायंगल की थ्योरी, उसके बारे में किसी को भी आज तक नहीं पता, राइट। सो क्या कह रही है जो रेन है, वो कह रही है कि देखो मैं आपको बताती हूँ कि मैं आखिर कहाँ से आती हूँ, है ना। तो ये जो लैंड पार्ट है और ये जो बॉटमलेस सी है, यहाँ से मैं हमेशा उठती रहती हूँ। किस फॉर्म में, कैसे, डिस्क्राइबेबल हूं या नहीं हूं, विजिबल हूं या नहीं हूं, मुझे नहीं पता, आप पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करोगे। सो ये आपको इवेपोरेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ऐसे बिना दिखाई दिए, बिना विजिबिलिटी के साथ जो आपकी रेन है वो एक्चुअली में वाटर वेपर्स के फॉर्म में ऊपर जा रही है, राइट। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। नाउ इसको पॉइंटर्स में अगर आपको लर्न करना है तो आप लर्न कर सकते हैं। द पोएट आस्क्ड द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, हु आर यू? द रेन रिप्लाइड इन अ स्ट्रेंज मैनर। The rain said that it was the poem of the earth and it rose continuously from the land and the bottomless sea, right, in the form of vapors as I told you। ठीक है, so ये 4 pointers हैं, 4 keywords हैं जिनको आप learn कर सकते हैं। तो अमेजिंग लग रहा है ना, यानी कि आपकी जो रेन है उसकी पोम शुरू हो चुकी है, कविता शुरू हो चुकी है, उसने बताना शुरू कर दिया है कि आखिर उसका ओरिजिनेशन हुआ कहाँ से। तो ओरिजिनेशन 2 जगह को बता रही है, कह रही है मैं लैंड से भी जाती हूँ ऊपर, जो गीला लैंड होता है वहां से इवेपोरेशन होता है, मैं ऊपर जाती हूँ, या फिर आपका जो वाटर पार्ट है, पानी भी तो ऊपर ही जाता है ना, राइट। सो दोनों जगह से हो रहा है। नेक्स्ट लुक एट दिस, अपवर्ड टू हेवन, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same। Amazing, no? Upward to heaven। अब ये heaven किसके लिए यूज किया गया है? This heaven is the sky, है ना। और ये जो रेन है उसके लिए स्काई हेवन क्यों है? क्योंकि वहीं पर इसके जो फॉर्म्स हैं वो चेंज होते हैं और वापस पानी के फॉर्म में बदल जाती है, राइट। सो दिस हेवन इज नथिंग एल्स बट द स्काई, एंड हियर यू कैन से दैट मेटाफर इज यूज्ड, है ना, क्योंकि जो रेन का हेवन है उसको स्काई बताया गया है। वेंस का मतलब है वेयर, जहां पे। वेगली फॉर्म, अब आपने बादलों का स्ट्रक्चर देखा है, कोई ऐसे होते हैं, कोई ऐसे 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 होते हैं, कोई ऐसे हो जाते हैं, कोई ऐसे हो जाते हैं, तो आपको क्लाउड्स का स्ट्रक्चर पता नहीं है, तो वेग का मतलब है अनक्लियर, पता नहीं कैसे कैसे फॉर्मेशन में मैं ऊपर बन जाती हूँ,
बादलों के फॉर्मेशन में. सो दीज आर क्लाउड्स. लेकिन ऑल टुगेदर चेंज्ड. आप देखोगे मुझे तो आपको लगेगा मैं चेंज हो गई हूँ, क्योंकि जब मैं इवेपोरेट होकर के ऊपर जा रही थी तब मैं आपको दिखाई नहीं दे रही थी. लेकिन अब जब मैं बादलों के फॉर्म में बन चुकी हूँ तो पूरी तरीके से मैं बदल चुकी हूँ. लेकिन सुनो, हाँ, मैं बदली नहीं हूँ, मैं हूँ अभी भी सेम. मैं हूँ वही वाटर वेपर्स. जो रेन थी एक्चुअली वो वाटर वेपर्स के फॉर्म में ऊपर उड़ी और अब बादल बन चुकी है ना. सो कह रही है कि भले ही आपको मेरा फॉर्मेशन बदला हुआ दिख रहा हो, लेकिन मैं बदली नहीं हूँ, मैं हूँ वही सेम. तो कितने मजे से वो आपको बता रही है ना कि कैसे इवेपोरेशन हुआ, कैसे वो क्लाउड्स में कन्वर्ट हो गई, है ना. अजीब और गरीब फॉर्मेशन उसने ले लिया, लेकिन वो बदलने के साथ साथ अभी भी बदली नहीं है ना. सो इट्स पैराडॉक्स. I descend to leave the drops, atoms, dust layers of the globe. अब globe refers to here earth. So here again the metaphor is used. Descend का मतलब होता है नीचे आना धीरे धीरे. Ascending descending order पढ़ा है ना आपने, तो descending उतरता क्रम. 10 9 8 7 6 5. To leave का मतलब होता है वॉश करना, बहा देना. The drops. तो कह रही है कि मैं नीचे उतरती हूँ. अब जो आपको पता है कि जो वाटर है वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होती है, कंडेंसेशन होता है, वो धीरे 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 करके जो हमारी बादल हैं वो क्या करते हैं, कंडेंस होकर के बौछार करना शुरू करते हैं, बारिश करना शुरू करते हैं, राइट. और जब बारिश होती है तो वो सारी चीजों को बहाती हुई चली जाती है. जहाँ पे सूखा पड़ रहा होता है वो सूखे को खत्म करती है. जहाँ पे एटमीज होते हैं, छोटे 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 से पार्टिकल या फिर धूल गंदी लेयर होती है, वो सबको धुलती हुई चली जाती है. जितनी भी अर्थ की छोटी मोटी चीजें हैं, जो अपर लेयर जहां पर भी जमी हुई है किसी भी चीज की, चाहे वो सूखा पड़ रहा हो या फिर छोटे छोटे गंदे गंदे पार्टिकल्स हो कहीं पर, वो सबको धुलती हुई सबको वॉश करती हुई चली जाती है. So this is the task of the rain. When it comes down, it just wash away everything, every bad thing which is on the globe, which is on the earth. Now, and all that in them without me were seeds only. Latent, unborn. अब यहीं पर एक छोटा सा नया सा क्यूट सा प्यारा सा कुछ अलग सा चीज भी हो रहा है जिसको हम देख नहीं सकते. और यहीं पर इन सभी के अंदर मुझे कुछ मिलता है. क्या मिलता है? अब आप एक बात बताओ, सूखा पड़ रहा होगा तो जमीन पे पड़ेगा, डस्ट पार्टिकल्स या एटमीज होंगे तो भी वो जमीन पे होंगे. और जमीन के अंदर कौन है? बीज हैं छोटे छोटे, राइट. उन बीज तक में मैं पहुंच रही हूँ क्योंकि मुझे क्या कर रही है, मड मुझे सोख रही है, मिट्टी मुझे सोख रही है और वो अंदर जा रही है सीड्स के पास. और जैसे ही मैं सीड्स के पास पहुंचती हूँ, वो सीड्स जो भी अनबॉर्न है, जो बाहर आए नहीं है, जो निकले नहीं है, उनके साथ मैं क्या करने वाली हूँ? उनको मैं वापस से हेल्प करूंगी ग्रो करने के लिए. तो वो भी बताया जाएगा आपको. सो वही कह रहा है, एंड ऑल दैट इन देम, और उन सब में, विदाउट मी, मेरे बिना, वर सीड्स ओनली. कौन थे? सीड्स थे. लेटेंट एंड अनबॉर्न. लेटेंट का मतलब है हिडन, बरेड, राइट. तो अब यहाँ पर ये किसकी बात करेगी? उन बीज की बात करेगी जिसे यह बाद में ग्रो करेगी. होता है कि नहीं होता है? बीज जब तक बारिश नहीं होती या पानी नहीं डालते हो तब तक वो उग पाते हैं? नहीं उग पाते. सो दिस इज द टास्क ऑफ रेन, टू ग्रो देम, है ना, टू नर्चर देम, टू फोस्टर देम. सो यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में आपको क्या पता चला कि जो आपकी रेन है वो बता रही है कि कैसे वो जमीन से और पानी से उठ करके ऊपर जाती है, ऊपर जाकर के वो बादलों में कन्वर्ट होती है. उसके बादल के फॉर्म अलग अलग अनक्लियर से आपको दिखाई देंगे, लेकिन चेंज भी हो चुकी होगी वो, लेकिन एक्चुअली में वो होगी रेन ही. फिर उसके बाद वो वापस कंडेंस करेगी, ठीक है, क्लाउड वापस से कंडेंसेशन हो करके वो प्रेसिपिटेशन वगैरह वाला प्रोसेस सारा का सारा चलेगा. और यहाँ पर सारे के सारे जो पानी की ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे आ जाएंगी. और जब वो नीचे आ जाएंगी तो सारी धूल मिट्टी गंदगी को साफ कर देंगी और साथ ही साथ में उन तक भी पहुंचेंगी जहां तक वो नहीं पहुंच पाई थी. वो कौन है? वो अनबॉर्न है, वो हिडन है, वो बीज जो कि आपको बाद में दिखाई देंगे. ठीक है ना. अगर आपको इसको पॉइंटर्स में लर्न करना है तो आप कैसे लर्न कर सकते हैं? सी, the rain tells the poet that it rises upwards towards the sky in the form of vapor. पढ़ लिया था हम लोगों ने, वेपर की फॉर्म में ऊपर जाती है. सेकंड, there it changes its form, condenses into water droplet. फिर वहां पे वो अपने फॉर्म को चेंज कर देती है और चेंज करके क्लाउड बन जाती है और फिर वहां पे कंडेंसेशन होता है और फिर वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है. It also says that although its form gets changed, it still remains the same. वो कह रही है कि उसका भले ही फॉर्म बदल जाता हो लेकिन वो फिर भी सेम ही है. Then the rain comes down to wash the drought and provide water.
और इस तरीके से वो जितना भी सूखा है, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, जितने भी एटमीज हैं, उनको बहा देती है और जहां पर भी सूखा पड़ रहा है वहां पर वो वाटर प्रोवाइड करती है. It also washes away the dust and small particles from the earth's surface. And the seeds inside the earth grow into a plant because of the water provided by the rain. So जो पानी जमीन पर गिरता है उसको सोखता कौन है? मिट्टी. और फिर वो कहाँ तक पहुंच जाती है? वो पहुंच जाती है सीड तक और फिर वहां से ग्रोथ होती है किसकी? उन बीजों की जो अब तक छुपे हुए थे. It gives life to the seed. और इस तरीके से वो जीवन दान भी देती है किसको? उन बीजों को जो छोटे छोटे से हैं. So I hope यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को. Now हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे. Now look at this. And forever यानी कि हमेशा हमेशा हमेशा, इसका यही टास्क है. By day and night, सुबह शाम दिन रात. I give back life to my own origin. इस तरीके से मैं अपने ही ओरिजिन को जिंदगी देती हूँ, अपने ही ओरिजिन को जिंदगी देती हूँ. यानी कि जहां से मैं ओरिजिनेट हुई हूँ उसको मैं वापस लाइफ देती हूँ. ओरिजिन में जहां से हुई वहीं पर जाकर के मैं सीड्स, वाटर, सबको क्या कर रही हूँ? ग्रो करने में मदद कर रही हूँ, है ना. देन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड. और इस तरीके से जो मेरा ओरिजिन है, जो ग्लोब है, जो अर्थ है, उसी को मैं सुंदर बनाती हूँ, ब्यूटिफाई करती हूँ और उसी को ही मैं महकाती हूँ ताकि वो हमेशा लहलहाता हुआ दिखे, है ना. सो उसका ओरिजिनेशन कौन है? द अर्थ, द ग्लोब. नाउ इट्स सो ब्यूटिफुल टू अंडरस्टैंड दिस दैट कैसे हमारे ये जो पोएट हैं उन्होंने पूरे वाटर साइकिल को कितनी खूबसूरती से डिफाइन कर दिया इन द फॉर्म ऑफ पोम. अब आप आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि फॉर द सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बोथ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट. सब जो ये वाली लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है, दिस इज ऑफ राइटर, पोएट, राइट. फॉर द सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बोथ प्लेस. अब ऑथर यहाँ पर बात कर रहे हैं अपनी, कहना है कि जिस तरह से सॉन्ग निकलता है अपनी बर्थ प्लेस से, उसकी बर्थ प्लेस क्या है? पोएट का हार्ट. सो हियर ही इज कंपेयरिंग his song with the song of the earth, right? After fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns. तो कह रहे हैं जिस तरीके से एक पोएट जब किसी पोम को लिखता है या फिर वो कोई सॉन्ग लिखता है तो वो उसके दिल से ओरिजिनेट होता है ना. और दिल से ओरिजिनेट होता है, फिर वो उसकी सोल से बाहर आ जाता है, बाहर निकलता है, ठीक है. फिर दुनिया भर के लोग उसको सुनने के लिए आते हैं. नंबर ऑफ पीपल आर देयर, दे कम एंड दे यूज्ड टू लिसन देम. कुछ पसंद करते हैं, कुछ नहीं पसंद करते हैं, राइट. और वो भटकता है इधर उधर, नंबर ऑफ कॉन्सर्ट में जाता है, नंबर ऑफ जगह पे परफॉर्म करता है ना. किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता. रेक्ड और अनरेक्ड का मतलब होता है कुछ लोग उसे नोटिस करते हैं और कुछ लोग उसे नोटिस नहीं करते. और इस तरीके से जो लोग उसे नोटिस करते हैं वो उसको एज रिटर्न गिफ्ट भी देते हैं कि बहुत अच्छा गाया. उसको बहुत सारे अपलॉड मिलते हैं, बहुत सारी प्रेजेस मिलती हैं और फिर वापस वो जाकर के वो अपलॉड्स और प्रेजेस कहाँ पहुंच जाती है? उसके दिल में. समझ में आ रहा है ना. तो इस तरीके से उसको रिवॉर्ड मिलता है. सो जिस तरह से ऑथर ने गाना शुरू किया अपने दिल से, वो वापस इन द फॉर्म ऑफ पीपल प्रेजेस कहाँ पहुंच गया? ऑथर के दिल में ही, राइट. सो यही प्रोसेस है किसका? वाटर साइकिल का. और यही प्रोसेस है एक पोएट के सॉन्ग का, राइट. ना सो यहाँ पर आप देखोगे इट डजंट अफेक्ट द रेन नॉट द पोएट इफ समवन लिसन टू द रेन और नॉट. यहाँ पर आपको रेक्ड और अनरेक्ड का मीनिंग बताया गया है कि भले ही कोई अर्थ की पोम को सुने या ना सुने, या फिर कोई पोएट के सॉन्ग को सुने या ना सुने, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्हें ये पता है अल्टीमेटली आज नहीं तो कल वो हमारे तक वापस रिटर्न होकर के जरूर आएगा. एंड सेम वर्क एज कर्म. आप बोलते हैं ना कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए. सो यहाँ पर जो पोम ऑफ अर्थ है और जो पोएट हैं जो अपने सॉन्ग के बारे में बता रहे हैं वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं आप अपने डीड को पूरा करिए और पूरे दिल से पूरा करिए, वापस वो पलट करके आप तक जरूर से जरूर. और इस तरीके से यहाँ पर आपकी जो पोम है वो खत्म हो जाती है. अगर आपको वॉन्डर का मतलब जानना है तो इधर से उधर भटकने के लिए यूज कर सकते हो. जैसे आपको पता है ना अर्थ से जो वाटर साइकिल शुरू हो रही है, जो रेन की जो वाटर साइकिल पूरी कंप्लीट हो रही है, वो कैसे भटक रही है और भटकते हुए फिर कहाँ आ रही है? अपने ओरिजिन पे, उसको ब्यूटिफाई करने के लिए. सिमिलरली जो एक पोएट है वो भी भटकता 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 नंबर ऑफ पीपल के पास गया, लेकिन कुछ लोगों ने ही उसको रिवॉर्ड किया एंड वही उसके लिए काफी है, राइट. सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द पोम. लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इसको आप पढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छे से. और उसके भी हम लोग क्या करेंगे? पोएटिक डिवाइसेस भी पढ़ेंगे. The rain says that by day and night it provides life, cure, enrichment and water to the place from where it's originated.
तो जो वॉइस ऑफ रेन है वो क्या कह रही है, वो कह रही है दिन हो रात हो, वो क्या करती है, वो लोगों को जिंदगियां देती है, उनको केयर करती है, ठीक है, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, और तो और वाटर भी प्रोवाइड करती है जहां जहां जरूरत होती है उसकी, right? The rain keeps enhancing the beauty and purity of the earth by preparing a life cycle for itself again. तो रेन क्या कर रही है, वो अल्टीमेटली ब्यूटिफाई कर रही है ग्लोब को, अर्थ को, है ना, पानी दे करके वापस उसको, जिससे खूब सारे फूल लहलहा रहे हैं, पत्तियां लहरा रही हैं, लोगों को जीवन मिल रहा है। सो वो कह रही है कि मैं अपने आप को खुद ही ब्यूटिफाई कर लेती हूँ, अपने ओरिजिनेशन को खुद ही ब्यूटिफाई कर लेती हूँ। एंड द रेन इज लाइक अ सॉन्ग दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, राइट, just the heart of the singer and travels to fulfill the earth's need and wonders. So यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मेरा सॉन्ग है जो अपने ओरिजिनल पॉइंट से निकलता है मेरे दिल से, वैसे ही अर्थ कहाँ से निकलती है, रेन कहाँ से निकलती है, अर्थ से निकलती है, और भटकते 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 वापस अपनी प्लेस तक पहुंच जाती है। ऑथर का सॉन्ग ऑथर के दिल तक वापस पहुंच जाता है लोगों के अपलॉट के फॉर्म में, और ये जो रेन है वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वापस अर्थ के अंदर पहुंच जाती है उसको जिंदगी देने के लिए। It finally comes back to the place from where it's originated, whether it is ruined or not. It returns to the original position with a lot of love to its birthplace. भले ही वो कुछ लोगों से ही क्यों ना आ रहा हो, भले ही वो कुछ लोगों को इन्वेस्टमेंट क्यों ना प्रोवाइड कर रही हो वाटर, या कुछ चीज़ों को ही इन्वेस्टमेंट क्यों ना प्रोवाइड करी हो, लेकिन वो करती है, और वही उसके लिए बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन। सो दिस वाज द एंड ऑफ द पोएम। बट जिस तरह से एक साइकिल कंप्लीट हुई है, इस साइकिल को हम हमारी लाइफ में भी प्ले कर सकते हैं कि आपको बस अपना काम करते चलना है, और फिर बाद में आपको उसका रिजल्ट कभी ना कभी तो मिलेगा। बहुत वाओ टाइप्स ना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर से जरूर मिलता है। सो दिस इज अ वेरी इंस्पायरिंग पोएम विच इज रिटन इन अ वेरी सिंपल वर्ड बाय वॉल्ट व्हिटमैन, और बड़ी ही खूबसूरती से उन्होंने यहाँ पे वाटर साइकिल को भी एक्सप्लेन कर दिया और अपने सॉन्ग को भी एक्सप्लेन कर दिया और उनका कंपेरिजन भी करवा दिया। सो नाउ विल मूव अहेड। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग इसके जो फिगर ऑफ स्पीच है या पोएटिक डिवाइसेस है उनको भी पढ़ेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? यस। सो फिगर ऑफ स्पीच आप बोल दीजिए इनको, या फिर आप इनको पोएटिक डिवाइसेस बोल दीजिए, या फिर आप इनको लिटरेरी डिवाइसेस बोल दीजिए। ऑल आर सेम, एवरीथिंग इज जस्ट सेम, राइट? नाउ लेट्स बिगिन एंड लेट्स स्टार्ट। नाउ लुक एट दिस। कह रहा है सबसे पहला जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है पर्सोनिफिकेशन, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। नो व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन इज नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह रिप्रेजेंट करना। जो यहाँ पर लाइन बोली गई है ना, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, ये कौन बोल रहा है? सेट द वॉइस ऑफ द रेन। सो ये जो वॉइस ऑफ द रेन लिखा हुआ है ना, वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस ऑफ द रेन है ना, तो रेन की आवाज पर्सोनिफिकेशन है, रेन आवाज प्रोड्यूस नहीं करती। नेक्स्ट, मेटाफर यहाँ पर यूज हुआ है। मेटाफर दो चीजों का कंपैरिजन होता है, वो भी इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, दो चीजों को आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, जिनका कोई भी लेना देना आपस में नहीं है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम द पोम ऑफ अर्थ, रेन इज बीइंग कंपेयर टू अ पोम। सो आई एम द पोम ऑफ अर्थ, ये पोम कौन है? नथिंग एल्स बट रेन। हाइपरबोले जिसे आप एग्जैजरेशन बोलते हो, बढ़ा चढ़ा करके चीजों को बोला गया है। जैसे मैंने आपको बताया था बॉटमलेस सी है ना, एक ऐसा सी जिसका बॉटम ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हर एक सी का बॉटम होता है, बस वो ज्यादा थोड़ा सा गहरा होता है। तो अगर आप उसको बॉटमलेस सी बोल रहे हो, दैट मीन्स आप एग्जैजरेशन कर रहे हो कि भाई इसका बेस ही नहीं है। अगर बेस नहीं होगा तो आप सोचो ना, अर्थ कैसे एग्जिस्ट कर रही है यूनिवर्स में, ऐसे ना गोल गोल। तो अगर उसका बेस ही नहीं होगा तो ऊपर से पानी आएगा, नीचे से चला जाएगा, है ना। सो इट्स लाइक दैट, एग्जैजरेट किया गया। नेक्स्ट है इमेजरी, जिसे आप बोलते हो इमेजिनेशन करवाना। तो विजुअल डिस्क्रिप्शन अगर किसी चीज का दिया जाता है तो वो इमेजिनेशन होती है। अब यहाँ पे बोला गया ना सॉफ्ट फॉलिंग शावर, है ना, तो हल्की हल्की सी बूंदाबांदी होते हुए, हल्की हल्की सी फुहारे गिरते हुए, फुहारे गिरते हुए बोल सकते हो ना, ड्रिजलिंग होते हुए। तो पोएट आपको इमेजिन करवा रहा है ना बहुत तेज है बारिश, ना बूंद बूंद टपक रही है, हल्की फुल्की सी फुहार पड़ रही है। सो यहाँ पे इमेजिन करवा रहा है वो आपको। सो ये चार जो हैं आपकी मेजर फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज हुई हैं, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकती हैं। और आपको पता है कि आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चंस आएंगे। सो इट इज समहाउ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ विद दिस माय डियर स्टूडेंट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस सेशन, और बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, राइट? लेकिन मैं जाते जाते एक क्वेश्चन जरूर आप लोगों से पूछूंगी यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द क्वेश्चन इज how poet compared its song
विद रेन, है ना, जस्टिफाई, आपको उसको जस्टिफाई करना है ना, या एक्सप्लेन करना। सो ये क्वेश्चन है जो कि मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और साथ ही साथ आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए और अच्छे मार्क्स लेकर के आइए अपने क्लास में। थैंक यू।